हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 11th क्लास के प्रोबेबिलिटी चैप्टर को देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे प्रोबेबिलिटी से संबंधित, और इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या क्या है प्रोबेबिलिटी में पढ़ने का। देखिए इधर है, पहले जानिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब आपको पता ही होगा। एक्सपेरिमेंट मतलब वैसा एक्टिविटी जिसके बारे में आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, आप उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्टिविटी है जहाँ पे रिज़ल्ट आपको पता नहीं है। अगर एक ही जैसे कि कॉइन को अगर आप टॉस करेंगे तो आप कॉइन को टॉस करने पे क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, पर आप श्योर नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा। आप नहीं कह सकते हैं कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो ये हो गया एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। डाइस है, जैसे दूसरा एग्जांपल है, यहाँ डाइस है, डाइस को आप फेंकेंगे तो आप श्योरिटी से बोल सकते हैं क्या आएगा? नहीं, आपको नहीं पता है कि क्या आएगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो ऐसे एक्टिविटी, ऐसा क्रिया, ऐसा काम जिसके रिज़ल्ट के बारे में हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है, वैसे एक्टिविटी को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर है आउटकम। आउटकम क्या होता है देखते हैं। आउटकम आउटकम क्या है? पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब जो रिजल्ट आ सकते हैं, आउटकम, उसको आउटकम। जैसे कि हमारे पास एक कॉइन है, अगर कॉइन को हम टॉस करेंगे तो क्या आउटकम आ सकते हैं, मतलब क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो हेड और टेल क्या है? इसका पॉसिबल आउटकम है। वैसे ही अगर डाइस को हम लोग फेंकेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हैं? पॉसिबल रिजल्ट्स हैं कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यही सारे हैं पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो ये सब हो गया आउटकम, 1, 2, 3, 4 या 5, इस तरह से। अब ये है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब पहले तो सैम्पल स्पेस क्या है? सेट है, सेट है, ठीक है। सेट आप लोग जानते होंगे कि सेट होता है कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है उसका कलेक्शन में। तो सेट क्या है? कलेक्शन है। सेट को इस तरह से करते हैं, इसमें जो भी एलिमेंट रहता है इस तरह से लिखते हैं सेट में, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है। सैम्पल स्पेस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, आउटकम हमने देखे हैं जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल पे। एक क्वाइन है, अगर उसको हम लोग टॉस करेंगे तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स के यहाँ टॉस करने के बाद क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हेड और टेल का जो सेट हुआ ये है आपका सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन। अगर 2 क्वाइन है आपके पास, अगर 2 क्वाइन को आपने टॉस किया है तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है? एक तो है कि दोनों हेड आ जाए, दूसरा है कि दोनों टेल आ जाए, या फिर है कि पहला वाला हेड आ जाए दूसरा वाला टेल आ जाए, या फिर है कि पहला वाला टेल आ जाए दूसरा वाला हेड आ जाए। तो ये आपका सेट हो गया। चारों एलिमेंट्स जब इस सेट में होंगे तो उसको बोलेंगे सैम्पल स्पेस, ठीक है। अब देखिए डाइस है, डाइस में क्या हो सकता है सर? क्या क्या है पॉसिबल आउटकम्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर सब एक सेट में रहेगा तो इसको बोलेंगे कि ये सैम्पल स्पेस ऑफ थ्रोइंग 2 डाइस, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। इसको देखिए, ये अच्छा एग्जांपल। मेरे पास एक बैग है या फिर कंटेनर है जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू बॉल रखे हुए हैं। अब इसमें से 2 बॉल सेलेक्ट करना है हमें, ठीक है। कितने बॉल सेलेक्ट करने हैं? 2 बॉल। तो किस तरह से कर सकते हैं? या तो पहला वाला बॉल रेड ले लेंगे, दूसरा वाला ग्रीन ले लेंगे, या फिर कर सकते हैं पहला वाला रेड दूसरा वाला ब्लू, ऐसे कर सकते हैं। या फिर कर सकते हैं पहला वाला ग्रीन दूसरा वाला रेड, फिर ग्रीन फिर ब्लू, या फिर कर सकते हैं ब्लू रेड या फिर ब्लू ग्रीन, ठीक है।
ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है। और कुछ हो सकता है? नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? आर जी, आर बी, जी आर, जी बी, बी आर, बी जी। तो इसका अगर लिखना होगा कि सैम्पल स्पेस क्या है, तो क्या लिखेंगे? देखिए, इसका हो जाएगा सैम्पल स्पेस आर जी, आर बी, जी आर, जी बी, बी आर, बी जी। ये 6 सेट ऑफ दीज 6 एलिमेंट्स विल बी सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। कॉइन इज टॉस्ड, इफ सोज हेड ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग 3 ब्लू एंड 4 वाइट बॉल्स, एल्स वी थ्रो अ डाइस। ठीक है, इसका सैम्पल स्पेस निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि पहले तो आपके पास एक कॉइन है, उसको टॉस करना है, तो क्या आ सकता है? हेड या टेल। उसके बाद कह रहा है कि अगर हेड आएगा तो हम लोग 3 ब्लू और तो हम लोग एक बॉल निकालेंगे फ्रॉम अ बैग जहाँ पे 3 ब्लू और 4 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, यहाँ मान लीजिए आपका ये थैला है, 3 ब्लू बॉल्स हैं मान लीजिए, 4 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बॉल निकालेंगे। अब देखिए, मान लीजिए हेड आ गया, हेड आ गया तो हम यहाँ से एक बॉल निकालेंगे, तो वो बॉल क्या हो सकता है? या तो ब्लू हो सकता है या फिर वाइट हो सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स एक तो ये हैं कि पहले हेड आता है तो फिर एक ब्लू बॉल आए, या फिर अगर हेड आता है और हम झोला से जब बॉल निकालें तो वाइट बॉल आए। और क्या इसके आउटकम हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि पहली बार जब हमने टॉस किया तो टेल आ जाए। तो चलिए ले लेते हैं कि टेल आ गया। ठीक है, फिर कहता है कि अगर टेल आ गया एल्स, देखिए यहाँ पे है, इफ़ सोज हेड ड्रॉ बॉल फ्रॉम द बैग, एल्स वी थ्रो अ डाइस। ठीक है, अगर टेल आ गया तो हम लोग डाइस फेंकते हैं। तो डाइस फेंकने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि टेल के बाद 1 आ जाए, या टेल आ गया तो फिर डाइस फेंके तो 2 आ सकता है, टेल आने के बाद फिर डाइस फेंकने पे 3 आ सकता है, फिर 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि सैम्पल स्पेसिस का क्या होगा, तो ये पूरा HB, HW, T1, T2, T3, T4, T5, T6 सब मिलके, ये सारे एलिमेंट्स मिला के हो जाएंगे सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि इवेंट्स क्या होता है। इवेंट्स, तो इवेंट्स क्या है? पहले तो सबसेट ऑफ सेट एस। एस क्या है? सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस यानी कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम जो भी हो सकता है, जैसे सैम्पल स्पेस डाइस का है ये। अगर हम लोग डाइस फेंकेंगे तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 का सेट। अब हमको इवेंट पूछ रहा है, इसका कोई भी सबसेट ले लीजिए, 1 3 4, ये भी एक इवेंट हो सकता है। मान लीजिए E1 है, ये E2 आप दूसरा इवेंट ले लीजिए, 1 5 6, ये भी एक इवेंट है। इवेंट का मतलब इसको हम लोग जानना चाहते हैं कि इसके आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। और क्या इवेंट हो सकता है? 1 2, और क्या इवेंट हो सकता है? E4 इज इक्वल्स टू E3। और क्या हो सकता है इवेंट? एक इवेंट ये भी हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स को ले लिया जाए। तो ये श्योर, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कि ये श्योर इवेंट है, यानी कि ये तो पक्का होगा। अगर हम लोग इवेंट 1 2 3 4 या 5, मतलब हम लोग चाहते हैं कि 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए, 6 आ जाए, कोई भी आ जाए, तो जब डाइस को फेंकेंगे तो इन्हीं में से तो कोई आएगा। तो ये जो है श्योर इवेंट है, ये तो इस इवेंट का आने का प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी ये तो 100% आएगा। इसी को बोलते हैं श्योर इवेंट। हम लोग आगे में देखेंगे। ये देखिए, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि जो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे देखिए, आपको कॉइन मिला, ठीक है, 1 रुपये का कॉइन है, इसको हमने टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब आप चाहते हैं कि हेड या टेल में से कुछ नहीं आए, तो इसका क्या है पॉसिबिलिटी? 0। ये इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब आप चाह रहे हैं कि ना हेड आए ना टेल आए,
तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0। वैसे ही देखिए डाइस है 1 से 6 तक है इसमें, आप चाहते हैं कि इसमें 7 आए तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0। 7 आएगा इसमें कभी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। अब श्योर इवेंट देखिए क्या होता है। श्योर इवेंट का मतलब है कि आपका मान लीजिए इवेंट जो है, आप चाहते हैं कि कॉइन को जब टॉस करें तो हेड आए या फिर टेल आए। तो आप जब कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि आपका जो इवेंट है वो श्योर इवेंट है, वो तो पक्का ही आएगा। डाइस में देख लीजिए, आप चाहते हैं कि जब डाइस को रोल किया जाए तो 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए। तो जब भी डाइस को रोल करेंगे तो इन्हीं में से तो कोई आएगा। तो ये हो गया श्योर इवेंट, ठीक है। सिंपल इवेंट्स। सिंपल इवेंट कहने का मतलब है कि आपके इवेंट में एक ही एलिमेंट है। जैसे कि अगर 2 कॉइन को हम लोगों ने पीछे देखा था, 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। एच एच, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड, ठीक है। अब इवेंट क्या होता है इसका सबसेट। तो अगर आप कोई इवेंट ले लेते हैं एच एच, केवल एक ही इवेंट का जो आपका सेट है उसमें अगर एक ही एलिमेंट है तो यानी कि वो सिंपल इवेंट है। वैसे ही ये आपका, या फिर आप ये ले लेते हैं E2 इज इक्वल्स टू एच टी, एक ही एलिमेंट है इसमें भी, तो ये भी सिंपल सेट है, सिंपल इवेंट है। सेट भी सिंपल ही है। टी एच, ये भी आपका सिंपल इवेंट है। वैसे ही अगर ले लेते हैं एच एच और टी एच, तो ये आपका सिंपल नहीं रहा, ये आपका हो गया कंपाउंड इवेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंपल इवेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। कंपाउंड कहने का मतलब कि जो सिंपल नहीं है। कंपाउंड इस तरह से भी हो सकता है कि हमने एक कॉइन को टॉस किया और साथ में एक डाइस को भी रोल किया, तो ये सब पॉसिबल आउटकम है डाइस के। और दोनों को देख के स्टडी किया और हमारा इवेंट है कि हेड और 1 आए या टेल और 3 आए, इस तरह से। ये कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि एक ही टर्म नहीं है इसमें, एक से ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है, ऐसे देखिए, ये है आपका मान लीजिए स्पेस ए, ठीक है, या इसको रहने दीजिए। ए, जैसे कि अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है आपका। एच एच, टी टी, एच टी, टी एच, यही सब है पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। 2 कॉइन को टॉस करने के बाद पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं। एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपका कोई इवेंट है E इज इक्वल्स टू एच एच, ठीक है। ए मान लीजिए, ए इवेंट है आपका एच एच, तो ए का कम्प्लीमेंट्री को दिखाने के लिए ऊपर में ऐसे डैश करते हैं। तो ए का जो कम्प्लीमेंट्री होगा वो आपका जो सैंपल स्पेस है उसमें से ए को हटा दीजिए, यानी ए के अलावा बाकी सब। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब है कि सैंपल स्पेस में से ए के अलावा बाकी सब। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए हो जाएगा, ये हो गया आपका ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये है ए। तो ए के अलावा यानी ये एच टी, टी एच और टी टी, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। इसको डाइस में देखते हैं। अब मान लीजिए डाइस है, इसमें आपका पॉसिबल आउटकम्स हो गए ये। अब ए है आपका, आप
आपका इवेंट जो है आप चाहते हैं कि 1 या 4 आए। ए अगर कोई इवेंट है और उसमें उसके सेट में 1 और 4 है तो ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए हो जाएगा 1 और 4 के अलावा जो सैम्पल स्पेस में इवेंट्स हैं, जो भी आउटकम्स हैं वो सब हो जाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, यानी कि 2, 3, 5, 6 ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इवेंट ए और बी, ए और बी, जैसे ही कोई भी इवेंट आए तो इवेंट क्या होता है पहले आप लोग जानते हैं कि इवेंट एक सेट है जो सबसेट है सैम्पल स्पेस का। इसको ऐसे देखिए, ये है आपका डाइस का स्पेस। जस्ट सपोज ये आपका एक सेट है जिसमें अगर डाइस फेंकते हैं तो 1 से 6 तक कुछ आ सकता है, और आपका जो इवेंट है आप चाहते हैं कि एक इवेंट है कि 1, 2 आए, और एक बी है इवेंट, दूसरा इवेंट जिसमें है कि 2 और 3। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ए है, इसको इस तरह से दिखाने से आपको बहुत आसानी होगा। ए में क्या क्या है 1 और 2, और बी में क्या है 2 और 3, और कॉमन क्या है 2, यहाँ पे मैंने देखिए 2। अब आपसे पूछ रहा है कि ए और बी, तो ए और बी को हम लोग ए यूनियन बी से दिखाते हैं। ए सेट है 1, 2 का, बी भी एक सेट है 2, 3 का, तो ए यूनियन बी एक सेट होगा जिसमें ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे, लेकिन एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखते हम लोग। तो कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे 1, 2, 3, तो ए यूनियन बी, इवेंट ए और बी यानी कि ए यूनियन बी सेट का बात हो रहा है, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए 3 एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि ए किस में था, 2 दोनों में था, 3 बी में था। तो ए और बी यानी कह रहा है कि ए या बी माने वो सारे एलिमेंट्स जो या तो ए में हो या फिर बी में हो। तो ए में क्या है 1, 2 है, फिर ए में हो गया, बी में क्या है 2, 3 है, तो 2 तो पहले से है ही, और क्या हो सकता है 3 है, तो 1, 2, 3 हो जाएगा ए और बी का। अब कह रहा है कि इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी कहने का मतलब है कि ए में भी हो और बी में भी हो। तो हम लोगों ने पीछे लिया कि ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 और 2, बी में कौन कौन सा एलिमेंट है 2 और 3। तो वैसा एलिमेंट पहले तो ए एंड बी को इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी से दर्शाते हैं। अब बताइए कि वैसा एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, कौन सा एलिमेंट है 2 है। तो ये हो गया आपका ए एंड बी इवेंट, ये हो गया इवेंट ए एंड बी। ए एंड बी में क्या होगा 2 होगा। अब ये है कि इवेंट्स ए बट नॉट बी, यानी कि ए में तो हो वो सारे इवेंट्स जो ए में तो हो पर बी में नहीं हो। मान लीजिए ए में है 1 और 2, ये है बी में है 2 और 3। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि वो सारे इवेंट्स जो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो। ए में तो हो मगर बी में नहीं हो। ठीक है, तो ए में 1, 2 है और बी में 2, 3 है। ठीक है, तो ए में क्या है 1 है 2 है, बी में क्या है 2 है 3 है। तो ए में हो यानी 1 या 2 में से कुछ होना है लेकिन बी में नहीं हो। इसको अगर ग्राफ में देखेंगे तो ये वाला पार्ट के बारे में बात कर रहा है। ए में तो है पर ये बी में नहीं है, यानी इसमें क्या है केवल 1 है। वैसे भी देख लीजिए जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो, 1 ही तो है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, क्योंकि 2 तो ए में है लेकिन बी में भी है, बी में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये हो जाएगा आपका। आप ग्राफ से यहाँ चार्ट से अच्छे से समझ में आएगा आपको। सीधे ऐसे कीजिएगा, ये है ए, ये है बी। अब अगर आपको कह रहा है कि ए एंड बी यानी दोनों में हो, यानी ये वाला पोर्शन है दोनों में,
अब कहेगा कि ए में हो लेकिन बी में नहीं हो, तो ये है बी, तो यानी ए में हो सकता है लेकिन बी में नहीं होना है, तो ए लेकिन जो बी के साथ वाला पार्ट है वो वाला नहीं, और बी तो नहीं। और अगर कहे कि ए और बी, यानी कि ए हो या बी हो, यानी कि दोनों सारे पार्ट्स, ये चाहे तो ए में हो चाहे बी में हो, ठीक है, ये वाला पार्ट्स हो गया। अगर ए है बी है और बोल रहा है कि बी में हो कोई भी चीज़ पर ए में नहीं हो, ठीक है, अगर ए और बी है, ये बी है ये ए है, अगर आपसे कह रहा है कि बी में हो लेकिन ए में नहीं हो, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, बी में है ए में नहीं है, ये वाला नहीं लेना है क्योंकि इसमें ए में है ये। अगर पूछ रहा है कि बी में हो और ए में नहीं हो, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में कॉमन कुछ नहीं हो। अगर ये इवेंट ऐसे है तो ये इवेंट ऐसे है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। चलिए इसको ऐसे देखते हैं। अगर डाइस हम फेंकते हैं, डाइस का तो सैंपल स्पेस आप जानते ही हैं, डाइस का सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आपके पास एक इवेंट है E1, इसमें 1 2 है और दूसरा है 3 4, ठीक है, दोनों सबसेट हैं सैंपल स्पेस के, तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, कोई भी टर्म कॉमन है क्या E1 और E2 में? नहीं, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। वैसे ही आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए A1 एक आपका इवेंट है जिसमें है 1 2 1 3 5 ऑड नंबर्स, और A2 है 2 4 6 इवन नंबर्स। अब A1 और A2 में कुछ कॉमन है नहीं है, ठीक है, तो यानी अगर दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट दोनों सेट के कोई भी एलिमेंट दोनों में नहीं है, यानी कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और प्रोबेबिलिटी होता है P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव कहने का मतलब है कि एग्जॉस्टिव, ठीक है, एग्जॉस्टिव कहने का मतलब है कि आपके पास कुछ इवेंट्स हैं, अगर उन इवेंट्स को मिला दिया जाए तो सैंपल स्पेस के सारे इवेंट्स के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब चलिए 2 कॉइन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 2 कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है? H H T T H T T H, ये सब पॉसिबिलिटी है। टोटल पॉसिबिलिटी यही है, चार केसेस हैं अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो। अगर हमारे पास एक इवेंट है E1, उसमें है H H और H T, ठीक है। अगर E2 हमारे पास एक केस है जिसमें है कि T T और T H, अगर हम दोनों केसेस का यूनियन कर देंगे E1 यूनियन E2, आई होप आपको ये पता होगा, यानी दोनों केसेस में, दोनों में से जो भी केसेस यूनिक हैं सबको अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले से आ जाएगा H H H T, दूसरे वाले से क्या आ जाएगा? T T और T H। तो देखिए ये सैंपल स्पेस के बराबर है, तो है सैंपल स्पेस के बराबर है E1 यूनियन E2, यानी कि E1 और E2 एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं किसके? 2 कॉइन सैंपल स्पेस के। 2 कॉइन को जब टॉस करते हैं तो उससे जो सैंपल स्पेस हमारे पास आता है, उस सैंपल स्पेस का E1 और E2 एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है। इसी को हम लोग डाइस में देख लेते हैं, इसी एग्जांपल को डाइस में देखते हैं। डाइस का सैंपल स्पेस पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आपके पास एक इवेंट है, कुछ भी सपोज कर लीजिए 1 है, E2 आपके पास इवेंट है, मान लीजिए 2 है 5 है,
E3 है, इसमें है मान लीजिए 2 4 6, ठीक है। E4 है, इसमें है मान लीजिए 3, ठीक है। अब यूनियन कीजिए E1 E2 E3 E4, यानी कि सारे एलिमेंट्स लीजिए जो E1 E2 E3 या E4 में किसी में भी हो। अब 1 है तो इसको लिख देते हैं, 2 है क्या, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यूनियन करते हैं, तो अगर किसी में भी हो तो उसको अपने नए वाले सेट में लिख देते हैं। 3 है, यहाँ है, ठीक है, 3 भी हो जाएगा। 4 है तो है, यहाँ पे है। 5 है, 6 भी है, 5 6। तो इन चारों सेट्स का जो यूनियन है वो आ गया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या ये सैम्पल स्पेस के बराबर है, क्या सैम्पल स्पेस यही है? तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि डाइस का सैम्पल स्पेस यही है, तो ठीक है। E1 E2 E3 E4 ये सब मिल के एक एग्जॉस्टिव इवेंट बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लासिकल डेफिनेशन ये है प्रोबेबिलिटी का कि इफ़ ऑल आउटकम्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस आर इक्वली लाइकली देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। एग्जाम्पल, अगर हम लोग डाइस थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में किसी भी नंबर के आने का चांस क्या है, बराबर। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई डाइस फेंकते हैं तो उसमें 2 ज़्यादा आएगा 3 कम आएगा, ये बोलने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं प्रूव कर सकते हैं कि 2 ज़्यादा आएगा या 3 ज़्यादा, सभी के आने के चांसेस बराबर होते हैं, ठीक है। तो वैसे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी मान लीजिए एक इवेंट लगे हाथ ले ही लेते हैं, इवेंट हम लोग मान लीजिए ऑड नंबर लेते हैं। ऑड नंबर आने का क्या चांस है, ऑड नंबर क्या हो सकता है, 1 3 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द सैम्पल स्पेस, ठीक है। अब यही क्वेश्चन है कि डाइस को टॉस किया गया तो ऑड नंबर आने के क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑड नंबर का जो सैम्पल है फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सुनिए, अगर हम डाइस को टॉस करते हैं तो ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ऑड नंबर वाला इवेंट लिख लेंगे। ऑड नंबर यानी क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है या 5 आ सकता है। तो टोटल कितने इवेंट्स, टोटल कितने आउटकम्स हैं इस वाले इवेंट में, ऑड नंबर में 1 3 5 यानी कि 3। और सैम्पल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं, 6, यानी कि 3/6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2। तो किसी भी डाइस को थ्रो करते हैं तो ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी है हाफ। वैसे ही इवन नंबर का भी वही हो जाएगा, 2 4 6 रहेगा। टोटल कितना है इसमें भी 3। इवन नंबर आने का ही प्रोबेबिलिटी है हाफ। तीन एग्जियम्स हैं प्रोबेबिलिटी के। पहला ये कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 कब होगा, जब सैम्पल स्पेस का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर हेड और टेल है एक सैम्पल स्पेस हमारे पास और हमसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताइए जब हेड और टेल में से कोई नहीं है, तो उसका क्या है प्रोबेबिलिटी, 0 है, ठीक है। तो कम से कम प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकता। ये देखिए दूसरा वाला एग्जाम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज़ 1। ये श्योर आउटकम हम लोगों ने देखा था। सैम्पल स्पेस क्या होता है, अगर क्वाइन का बात करें तो H और T का सेट जो है यही है आपका सैम्पल स्पेस। तो क्वाइन को टॉस करते हैं तो H आ जाए या टेल आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। तो सैम्पल स्पेस का प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने देख लिया यहाँ कि 1 आता है, ठीक है। इफ़ E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो PE यूनियन F इज इक्वल्स टू PE प्लस PF। चलिए इसको ऐसे देखते हैं। अब देखिए डाइस है एक हमारे पास, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक डाइस है, ठीक है। E और F क्या है, दो इवेंट्स हैं और दोनों क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 4 6 ले लीजिए F,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब है कि ई और एफ में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ई में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 2 है, एफ में क्या है, 4 है, 6 है। कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब कह रहा है कि पी ऑफ, उसके बाद ये देखिए आपका कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो पहले हम लोग ई यूनियन एफ निकाल लेते हैं। ई यूनियन एफ क्या होगा, ई यूनियन एफ हम लोगों ने पीछे भी कई सारे क्वेश्चन में देखा हुआ है कि सारे एलिमेंट्स को जो ई में हो या एफ में हो उसको इस वाले सेट में लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इधर निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी का क्या था, क्लासिकल डेफिनेशन क्या था कि फेवरेबल आउटकम्स 1 और 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 2, 1 और 2 दो एलिमेंट है, अपन टोटल पॉसिबल आउटकम यानी सैम्पल स्पेस में जो आउटकम है, सैम्पल स्पेस में कितने आउटकम है, 6। तो पी ऑफ ई क्या है, 1/3। वैसे ही हमारे पास ये पी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा, 4 और 6 दो एलिमेंट हैं इस सेट में, 6। सैम्पल स्पेस में 6 एलिमेंट हैं 1 से 6 तक। तो इसका प्रोबेबिलिटी भी हो गया 1/3। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, देखिए ये है ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ में कितने आउटकम्स हैं फेवरेबल आउटकम्स, ये है 1 2 3 4 आउटकम्स हैं। सैम्पल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं, 6। तो ये कितना हो गया, 2/3। अब देखिए कि ये जो है पी ऑफ ई यूनियन एफ, क्या ये पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ के इक्वल्स है। तो यहाँ देखिए पी ऑफ ई है 1/3, पी ऑफ एफ है 1/3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2/3 आएगा ही। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये वाला ठीक है। अब देखिए यहाँ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि वैसा आउटकम्स जिसके आने के चांसेस, कोई वैसा एक्सपेरिमेंट जिसमें पॉसिबल जो आउटकम्स हैं उन सभी के आने के प्रोबेबिलिटी या चांसेस बराबर हैं। अब देखिए कोई डाइस है, मान लीजिए आपके पास 1 से 6 होता है डाइस में। अब 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए, सब के आने के चांसेस बराबर होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 5 ज़्यादा आएगा 2 कम आएगा, या कोई भी 1 ज़्यादा आएगा कोई कम आएगा, नहीं। यानी कि सब का आने का चांस बराबर है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 की जगह चलिए इसे लिख लीजिए। अगर डाइस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने का प्रोबेबिलिटी, 2 आने का प्रोबेबिलिटी, या 3 आने का प्रोबेबिलिटी, या 4 आने का प्रोबेबिलिटी, सब का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। बराबर में मान लीजिए पी ले लिया। ठीक है। अब पी ऑफ एस यानी सैम्पल स्पेस हम लोगों ने दूसरा एग्जाम देखा था, उसमें है कि पी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 W2 ऐसे करके WN इज इक्वल्स, सबको ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी को तो 1 आएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी सैम्पल स्पेस का 1 होता है। ठीक है। तो PW1 PW2 PWN सबको हम लोगों ने यहाँ पे P ले लिया है, मान लिया है, यहाँ पे मान लिया है कि सब P के बराबर है। तो P को ऐड करते जाएंगे, P प्लस कितना N टाइम्स इज इक्वल्स टू 1। तो P को N टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, PN इक्वल्स टू 1। देयरफॉर P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/N। ठीक है। यहाँ से भी आ गया कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/N, यानी W का, W2 का या W3 का किसी के भी आने का प्रोबेबिलिटी 1/N है, अगर टोटल N पॉसिबल आउटकम्स हैं और सभी इक्वली लाइकली हैं तब। अब देखिए एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, ये A है ये B है। ठीक है। P A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्स, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ध्यान से लिखिएगा, यहाँ माइनस होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है।
अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है, डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं, वही हमारे पास सैम्पल स्पेस है डाइस का 1 से 6 तक। अब ए इवेंट है जस्ट सपोज 1 2 3 4, ठीक है, और बी हमारे पास इवेंट है 2 4 5 6, ठीक है। ए क्या है 1 2 3 4, बी क्या है 2 4 5 6, ठीक है। अब देखिए ए के अंदर में है 1 2 3 4, अब बी के अंदर में क्या है 2 4 5 6, ठीक है। 2 और 4 दोनों में है, यहाँ से साफ साफ आप देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ए यूनियन बी सेट क्या हो जाएगा, यानी कि ए में हो या बी में हो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि तो सैम्पल स्पेस ही हो गया, ए यूनियन बी हो गया इतना, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 6, टोटल आउटकम कितने होते हैं 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4 आउटकम्स हैं तो 4/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी में कितने एलिमेंट्स हैं बी के सेट में देख लीजिए, 4 हैं, 4/6, यानी ये भी है 4/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 4/6 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 4/6 और माइनस, और ए ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं कि 6/6 है, 6/6 यानी कि 1 है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अब देखिए ए इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट है, ये ए का सेट है, चलिए इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ये है ए सेट, ये है बी सेट। इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, ये देखिए 2 प्रेजेंट है और 4 प्रेजेंट है दोनों में, यहाँ भी वहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं 6, 2/6। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या ये सही आ रहा है, इतना इज इक्वल्स टू इतना प्लस इतना, 4/6 प्लस 4/6 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 6/6 आ रहा है, ठीक है। ये प्रूव हो गया यहाँ से, एडिशन रूल हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इससे आगे हम लोग एग्जाम्पलर क्वेश्चन को, एग्जाम्पलर जो बुक है मैथ्स का एनसीईआरटी का, उसमें से क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आने वाली वीडियोस का मिल सके, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।